द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है? संविधान में इसकी व्याख्या कहाँ की गई है अथवा नहीं की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 11 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस वीडियो को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको चैप्टर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से समझ में भी आए और पढ़ने में मजा भी आए। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन। संविधान की मूल संरचना, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इन अलग अलग नामों से जानते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल संरचना क्या होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप देखेंगे अगर आप किसी को घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक प्लॉट लेना होता है, उसके बाद उसकी नींव बनाई जाती है और नींव बनाने के बाद पिलर्स लगाए जाते हैं और फिर उस पिलर पे कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो क्या कहते हैं कि जो पिलर्स और जो नींव है उसे मजबूत बनाएंगे तभी वो बिल्डिंग स्टेबल रहेगी और उस पर खड़ी रह पाएगी। तो इसी तरीके से जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान के लिए एक उद्देशिका तैयार हुई थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था और उसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए थे कि इसके आधार पर हमारा संविधान बनाया जाएगा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, कुछ राजनीतिक हमारे लक्ष्य थे कि इन लक्ष्यों को लेकर हमारा संविधान बनना चाहिए। तो वही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो बनाते हैं एक संविधान को। अगर उन पर वार किया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा, संविधान भी खत्म हो जाएगा जो भारतीय शक्ति का स्रोत है। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र, जो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो भी नहीं रहेगा। तो आप ये सरल भाषा में समझ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बुनियादी ढांचा है हमारे संविधान का। इसके बाद उद्देश्य क्या है और ये मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है संसद की शक्ति को सीमित करना। हमारी संसद क्या है, संसद आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो होते हैं मिलकर संसद बनाते हैं। संसद का काम होता है कोई भी विधि बनाना, यानी कि कानून बनाना। एक प्रक्रिया होता है जिसके अनुसार ये तीनों मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं। लेकिन अगर संसद को असीमित शक्ति दे दें, ये भी शक्ति दे दें कि वो संविधान का संशोधन कर करके संविधान को ही खतरे में ला दें, तो क्या होगा कि संविधान की कोई महत्व नहीं रह जाएगा और मनमाने ढंग से लोकतंत्र दोबारा राजतंत्र में बदल सकता है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट लाया गया कि संसद की शक्ति को नियंत्रित किया जा सके, संसद की शक्ति पर भी अंकुश लगाया जा सके, ये है इसका उद्देश्य। इसके बाद संविधान में इसकी व्याख्या कहाँ की गई है अथवा नहीं की गई है। तो जो संविधान का मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट है, इसकी व्याख्या संविधान में कहीं नहीं की गई। बच्चों के मन में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है कि हर जगह बच्चे पढ़ते हैं बुनियादी ढांचा, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है संविधान में इसकी व्याख्या की गई हो, लेकिन संविधान में इसकी व्याख्या कहीं नहीं की गई है। ये एक विचारधारा है जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार विकसित हुई है। जो हमारे संविधान में अलग अलग व्याख्याएं हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, उसकी एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट देती है, यानी जज देते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कि इसका अर्थ क्या है, इस मतलब का जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। क्योंकि जो हमारा संविधान बनाया गया है वो वकीलों के द्वारा बनाया गया है, तो कई बार इसे वकीलों का संविधान भी कहता है। आम इंसान के लिए समझना उसको कठिन है, तो उसकी व्याख्या देते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसलिए कहा जाता है कि जो संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन अलग अलग निर्णय में बार बार इन्होंने व्याख्याएं दी हैं और उसके अनुसार ये विकसित हुआ है कि संविधान ने ही ये व्याख्या दी कि ये मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट की व्याख्या दी और कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये मूल ढांचा कब आया और किस वर्ष में आया, तो ये आया था 1973। बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मामला था, केशवानंद भारती बनाम वाद था। तो उसमें क्या था, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने, आगे हम इसको पढ़ेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और याद भी होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ चीज़ें याद भी होंगी। 1973 केशवानंद भारती मामले में ये आया था। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती और या उसे नष्ट नहीं कर सकती। यानी जो संसद है, कानून बनाती है, विधि बनाती है, वो बुनियादी ढांचे को, यानी संविधान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ना तो उसको ख़त्म कर सकती है ना उसमें बदलाव कर सकती है।
संसद राज्य विधानमंडल या विधानसभाओं को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर कानून बनाना है। मतलब जो उनके क्षेत्राधिकार है वो उसमें कानून बना सकता है, पर उसकी शक्ति असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कानून बनाएगा जो मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट के खिलाफ होगी, तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय उस पर टिप्पणी कर सकते हैं और रोक भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं आगे। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368। सबसे पहले हमें ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद जो हैं इन्हीं के बीच में सारी लड़ाई होती है और इन्हीं के कारण न्यायालय के सामने चुनौती प्रकट होती है। तो अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। ऐसा कोई भी विधि या कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या समाप्त होता है तो वो वैध नहीं होगा, वो विधि या कानून वैध नहीं होगा। ये कहता है अनुच्छेद 13। जबकि 368 ये कहता है कि संसद एक प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन कर सकती है। मतलब संविधान में किसी भाग को परिवर्तित कर सकती है, नया भाग जोड़ सकती है। तो क्या हुआ कि जहाँ पे एक तरफ कहा गया कि मौलिक अधिकार का हनन करने वाली कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, बदलाव नहीं किया जा सकता, वहीं 368 में कह दिया गया कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसी पे प्रश्न उठा और विवाद हो गया कि अनुच्छेद 13 बड़ा है या अनुच्छेद 368 बड़ा है, संविधान संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके तहत कई मामले आए। सबसे पहले 1951 में ही मामला आता है, तो वो हम देखते हैं एक टेबल की फॉर्म में कि क्या मामला था और कैसे कैसे अलग अलग मामले आते हैं। मूल ढांचे से संबंधित जितने भी वाद विवाद हुए उसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया है, जिससे हम इसको पढ़ें तो आपको समझ में भी आए और याद करने में आसानी भी हो। सबसे पहले कॉलम में रखा गया है मामला, कि कौन सा मामला था, दूसरे में वर्ष और तीसरे में निर्णय। निर्णय कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने या बेंच ने क्या निर्णय दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत सरकार बनाम शंकरी प्रसाद। भारत सरकार बनाम शंकरी प्रसाद वाद आया था 1951 में। आपको पता है कि 1950 में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था और जस्ट एक साल बाद ही ये विवाद सामने आ गया। कि विवाद क्या था, मुद्दा क्या था कि संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको विधि अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकार को कम करती है या समाप्त करती है वो वैध नहीं होगी। तो यहाँ पे कहा गया कि आपने संविधान संशोधन करके हटा दिया गया मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को। तो इसमें बड़ा कौन है, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 368? संशोधन मौलिक अधिकार में किया जा सकता है या नहीं? तो बात जाती है सर्वोच्च न्यायालय के पास और सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय देते हैं कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये व्याख्या दी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर व्याख्या दी कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है विधि या विधियाँ, और विधि में उन्होंने कहा कि विधि कहा गया है साधारण विधि कहा गया है। मतलब कोई अगर साधारण कानून बनाती है संसद ऐसे बिल पास करके, तो वो अगर मौलिक अधिकार का हनन करती है तो उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन करके अगर कोई विधि बनाती है तो उस पर नहीं हो सकता। इसलिए जो संसद है वो संविधान संशोधन करके आराम से मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ये मान लिया सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में, और ये विवाद संपत्ति वाला वहीं पे बंद हो जाता है और 1951 में इसको मान लिया जाता है कि अनुच्छेद 368 जो है मोर पावरफुल है 13 से। इसके बाद क्या होता है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार वाद आता है 1965 पे। ये 51 में आया था, इसके 14 ईयर्स बाद आता है 1965 में। इसमें संसद फिर से यही कहती है कि सरकार यानी संसद अगर चाहे तो वो 368 के तहत संविधान संशोधन कर बदलाव कर सकती है, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या समाप्त कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात आगे चल रही थी। अब क्या होता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक केस आता है जिसमें पूरा टर्न लेती है, ये पूरा जो केस था वो पूरा टर्न लेता है 1967। इसके 2 साल बाद इसमें क्या होता है, संसद ये कहती है
मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये श्रेष्ठ हैं। इसको कम या सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मूल अधिकार का सिद्धांत है, ये हमारी संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा जिसने संविधान बनाई है, उसने बहुत कुछ सोच के बनाया था, और संविधान सभा हमेशा संसद से बड़ी रहेगी। तो जो मूल अधिकार है, ना तो उसमें कटौती की जा सकती है, ना तो उसमें कमी की जा सकती है। वो अपरिवर्तनीय है, मतलब उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गोलकनाथ मामले में ये फैसला दे दिया गया। तो 1951 में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि 368 बड़ा है, यानी संविधान संशोधन करके बदलाव किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। फिर 65 में भी यही कहते हैं, और फिर 1967 में पूरा पाला पलट जाता है और बोलते हैं कि अनुच्छेद 13 ज़्यादा पावरफुल है और मौलिक अधिकारों में हनन या कमी नहीं की जा सकती संविधान संशोधन करके भी, मतलब किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर थोड़ा और ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या होता है? 1973 केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ये केस आपने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा, मौलिक अधिकारों के में भी पढ़ा होगा। इस केस को मौलिक अधिकारों के नाम से भी जाना जाता है, और डीपीएसपी में भी पढ़ा होगा। मतलब कई बार ये केस पूरा इर्द गिर्द घूमता है, तो इस केस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वर्ष क्या था? 1973। 1972 भी कई बार लिखा होता है, 71 से 73 तक ये लंबा केस चलता है, तो इसलिए 1973 भी लिखा होता है, तो सही है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में कमी या परिवर्तन कर सकती है। मतलब संसद ने अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग एक्सप्लेनेशन दी। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर है कि वो अपने दिए हुए फैसले को ही दोबारा से रिव्यू कर सकता है और दोबारा से उस पर फैसला दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बैलेंस रुख अपनाया, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संविधान जो संसद है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और किसी भी भाग में कमी कर सकती है या बदलाव कर सकती है, किंतु उसने लेकिन जोड़ा, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। उसने कहा कि मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, मूल ढांचा, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट। कहा गया बेसिक कॉन्सेप्ट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और सर्वोच्च न्यायालय ने लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट या मूल ढांचे की परिभाषा नहीं दी। बस ये कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बाकी संविधान संशोधन कर संसद चाहे तो किसी भाग में परिवर्तन या उस कमी कर सकती है। तो यहाँ से उत्पन्न हुआ मूल ढांचा। अब यहाँ से 3-4 प्रश्न आते हैं कि वो कौन सा केस था जिसमें मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया? तो केशवानंद भारती वाद। किस वर्ष में आया? 1973 में। केशवानंद भारती को और किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार के केस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पुष्टि मिनर्वा मिल्स में भी होती है। 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद आता है, जिसमें ये वाद था कि डीपीएसपी ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार। तो उस समय भी ये कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत है। मतलब अपने ही दिए गए डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करके सर्वोच्च न्यायालय दोबारा से व्याख्या दे सकती है, और ये उसका मूलभूत अधिकार है। मतलब जो मूलभूत यानी मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट है, इसको फिर से एक्सेप्ट किया न्यायालय ने। तो इससे ये पता चलता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने, और आगे कई केस आए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम देखते हैं कि मूल संरचना के तत्व क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जिसे मूल संरचना आप समझ सकते हैं, किन चीज़ों को मूल संरचना में रखा गया है। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब तत्व क्या है? संविधान सर्वोच्च है, मतलब इसको नहीं बदला जा सकता कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि भारत शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है? संविधान से। तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, यानी जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, ये भारत की संप्रभुता, एकता, इसके अलावा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में शक्ति का विभाजन। ये सिर्फ इतने नहीं है, ये पूरी तालिका है। इसके अलावा एकता, अखंडता, सामाजिक न्याय, और समय समय पर और कई सारे शब्द हैं जो इसमें जोड़े गए और जिसे माना जाता है मूल संरचना का भाग, यानी संविधान का मूल ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि आगे इसका विकास कैसे होता है। मूल संरचना का विकास, यानी जो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया, इसका समय समय पे कैसे विकास हुआ वो देखते हैं। इंदिरा गांधी मामला 1975, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब आपने देखा होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था। 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे बदलाव भी किए थे। तो उस समय न्यायिक समीक्षा,
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इस चीज को जोड़ा गया मूल ढांचे में कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और न्यायिक समीक्षा, ये होना चाहिए मूल ढांचे का पार्ट। इसके बाद मिनर्वा मिल्स 1980 में संसद की संविधान की शक्ति को सीमित करना, यानी संसद के पास अनलिमिटेड शक्ति नहीं होनी चाहिए, तो उसकी शक्ति पर वो रोक लगाता है। इसके अलावा मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व को संतुलित है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। मिनर्वा मिल में कहा गया था मूल अधिकार और डीपीएसपी कोई उच्च नहीं है, और ये भी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब समय समय पर कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ा गया जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। इसके अलावा एसआर बॉम्बे 1994 में संघवाद, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, इसको भी जोड़ा गया मूल संरचना में। इसके अलावा कुछ और प्रसिद्ध केस हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं जिनको मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। इसके अलावा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर पीटी में आए तो आप तालिका याद रख सकते हैं कि किस वर्ष में था, कौन सा केस था। जैसे शंकरी प्रसाद वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गोलकनाथ मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया वो याद रखेंगे, वर्ष याद रखेंगे, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, ना कि केवल इस चैप्टर के, बल्कि अगर आपको वर्ष और एक्सप्लेनेशन याद होगी तो आप बहुत सारे और भी चैप्टर में इसको यूज़ करके आंसर में अपने आंसर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया पीटी का। मेंस में क्या करेंगे, मेंस में अगर आता है कि मूल संरचना क्या है, तो आप सिर्फ 4 लाइन लिख के पूरा आंसर नहीं कवर कर सकते, आपको 2 पेज लिखना होता है। तो उसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे, संविधान में उसकी व्याख्या नहीं की गई है वो बताएंगे। उसके बाद आप 2-3 केस को एक्सप्लेन करेंगे मेन बॉडी में, जैसे केशवानंद भारती, गोलकनाथ, शंकरीवाद, इनको एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर में। और लास्ट में ये भी कंक्लूजन लिखेंगे कि संविधान में और संसद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहीं पे भी इसको व्याख्या यानी मूल ढांचे को सही से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मूल ढांचे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो समय समय पर इसमें चीज़ें जोड़ती है, इसलिए ये समय समय पर विकसित हो एक विचारधारा है, मतलब कहीं पे भी इसका व्याख्या नहीं है। तो जो अभी तक यही है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आप पीटी और मेंस दोनों को ही टैकल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा यही उद्देश्य है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।